नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल शोकर हमारा भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अंतिम हिंदू सम्राट गुर्जर राज मरु गुर्जर राज पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा। लेखक हैं आदरणीय अशोक चौधरी, मेरठ से। भारत के इतिहास में अपने पूर्वजों के महान कार्यों को समझने के लिए विद्वानों ने इसे कई कालखंडों में विभाजित किया है। इन कालखंडों में एक काल हिंदू काल का भी है, जो सिंधु के राजा दाहिर से प्रारंभ होकर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु तक या इस्लामिक हमलावर मोहम्मद बिन कासिम सन 712 से लेकर मोहम्मद गौरी सन 1192 के हमले तक का है। इस 480 वर्ष के समानांतर काल में राजा दाहिर का संघर्ष, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार राजाओं का संघर्ष तथा चौहान राजाओं का संघर्ष अविस्मरणीय है। इस संघर्ष काल को ही मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हिंदुओं से संघर्ष तथा 11वीं शताब्दी में मोहम्मद महमूद गजनवी के साथ आए विद्वान अल-बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक तहकीक ए हिंद के आधार पर हिंदू काल की संज्ञा दी जा सकती है। इस समानांतराल में के संघर्षों में एक संघर्ष सम्राट पृथ्वीराज चौहान का भी है। भारत के इतिहास में संघर्ष का महत्व इसलिए भी अधिक है कि पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी से हार जाने के बाद भारत में विदेशी मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु सन 1192 से लेकर भारत के आज़ाद सन 1947 तक होने तक का 755 वर्ष का समय हिंदुओं द्वारा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किए गए संघर्ष का काल है। भारत की राजनीति में पटना, कन्नौज और अजमेर के बाद दिल्ली एक राजधानी के रूप में पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी से हार जाने के बाद ही स्थापित हुई है। भारत के चौहान राजाओं में 5 चौहान सम्राट हुए हैं। सबसे पहले बिसलदेव, दूसरे अमरगंगेय 1164 से 1165, तीसरे पृथ्वीराज द्वितीय, चौथे सोमेश्वर चौहान और 5वें पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनको राय पिथौरा भी कहा जाता है। चौहान राजाओं में 3 पृथ्वीराज चौहान हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान प्रथम 1090 से 1110 और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय सन 1165 से 1169, पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1178 से 1192। यहाँ हमारे ध्यान का केंद्र पृथ्वीराज तृतीय है, जिन्हें इतिहास में अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान उर्फ राय पिथौरा तथा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी जियानक के द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय में गुर्जर राज व मरु गुर्जर राज कहा गया है। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में चौहानों का राज्य विंध्याचल से लेकर हिमालय तक फैला हुआ था। दिल्ली, झांसी, थानेसर व नगरकोट चौहान राज्य का हिस्सा थे। पृथ्वीराज चौहान के समय दिल्ली अजमेर का एक ठिकाना थी। दिल्ली के तोमर और मेवाड़ के गहलोत चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार राजाओं के सामंत से सम्राट तक की यात्रा चौहान राजाओं ने किस प्रकार तय की, इसके लिए हम दर्शकों को उस ओर लिए चलते हैं। अरब हमलावरों से भारत को बचाने के लिए गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में बप्पा रावल, देवराज भाटी व अजयराज चौहान प्रथम ने भारी संघर्ष किया। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय सन 816 से 833 ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की। नागभट्ट द्वितीय ने चित्तौड़ के गहलोत व सौराष्ट्र के बागथवल के साहिब से उनियारा, वर्तमान में टांक राजस्थान में नामक स्थान पर पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर दिया। सांबर के चौहान राजा गुवक प्रथम की सहायता से मत्स्य देश, वर्तमान में अलवर राजस्थान के निकुंभ राजा को भी पराजित कर दिया। नागभट्ट द्वितीय ने प्रसन्न होकर चौहान राजा गुवक प्रथम को वीर की उपाधि से विभूषित किया। गुर्जर प्रतिहार अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित हो गए थे, इसलिए पुरानी राजधानी जालोर के क्षेत्र में चौहान उनके सबसे विश्वसनीय और प्रमुख प्रतिनिधि थे। इसलिए चौहान राजा गुवक प्रथम को दी गई वीर उपाधि को संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले गुर्जर आज भी धारण किए हुए हैं तथा गुर्जर बाहुल्य गांव में जगह जगह गांव में अंदर जाने के रास्ते पर गेट लगे हुए हैं, जिन पर वीर गुर्जर द्वारा लिखा मिल जाएगा। चौहान राजा गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, इस बात का पता एक रिश्ते से ही चल जाता है कि
चौहान गुवक द्वितीय की बहन कलावती गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीरभोज की रानी थी। सम्राट मीरभोज के पौत्र सम्राट महिपाल सन 914 से 943 के अंतिम दिनों में गुर्जर प्रतिहार राजाओं की शक्ति से क्षीण होने लगी थी। इस कारण मोहबा के चंदेल, सांबर के चौहान, चित्तौड़ के गुहिल तथा ग्वालियर के कछवाहे एक तरह से स्वतंत्र शासक बन गए थे। सम्राट महिपाल के समय सांबर के चौहान वाकपतिराज प्रथम 917 से 944 शासक थे। इसके बाद सिंह राज 944 से 971, विग्रहराज द्वितीय सन 971 से 998 शासक बने। चौहान राजा दुर्लभराज द्वितीय सन 998 से 1012 में ने मुस्लिम सेनापति शाहबुद्दीन को परास्त किया और गोविंद राज तृतीय ने सन 1012 से 1026, वाकपतिराज द्वितीय ने सन 1026 से 1040 चौहान शासक रहे। यह 11वीं शताब्दी का वह समय था जब बगदाद के खलीफा भारत को दारुल अरब से दारुल इस्लाम बनाने के प्रयास में नाकाम हो चुके थे। अतः भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए किए जाने वाले संघर्ष की कमान सैनिक कार्रवाइयों के लिए अफगानिस्तान के तुर्क शासकों पर तथा शांति मार्ग से इस्लाम को फैलाने की जिम्मेदारी सूफी संप्रदाय पर आ गई थी। 11वीं शताब्दी में इमाम गजाली ने सूफी मत को इस्लाम के एक हिस्से के रूप में मान्यता दे दी थी। ये सूफी अरब व बगदाद के मुस्लिम व्यापारियों के साथ भारत में आ गए तथा भारत के आम जनमानस में घुल मिलकर यहीं रहने लगे थे। अरब शासकों ने अपने तुर्क गुलामों को इस्लाम में दीक्षित कर अपने अंगरक्षक बनाने प्रारंभ कर दिए थे। जो तुर्क गुलाम अधिक काबिल होते थे वो सेनानायक भी बनने लगे थे तथा उस पदों पर जाने लगे थे। ये गुलाम तुर्क सरदार अपने महलों व अपने अंगरक्षक के रूप में तुर्की गुलाम ही नियुक्त किया करते थे। गजनी में एक दुर्ग था जिसका निर्माण कभी भाटी राजाओं ने करवाया था। यह दुर्ग अल्तगिन तुर्क के अधीन था। इस अल्तगिन का वंश ही गजनी वंश कहलाया। अल्तगिन एक तुर्की गुलाम था। अल्तगिन के बाद सुबुतगिन शासक बना। सन 997 में सुबुतगिन की मृत्यु के बाद सुबुतगिन का छोटा बेटा गजनी का शासक बना, परंतु सुबुतगिन के बड़े बेटे महमूद ने अपने छोटे भाई की हत्या करके गजनी की सत्ता पर कब्जा कर लिया। यही महमूद गजनी के नाम से जाना गया। महमूद गजनी ने खलीफा से यह आग्रह किया कि यदि खलीफा उसे सुल्तान घोषित कर दे तो वह जब तक जीवित रहेगा तब तक भारत पर हमला करता रहेगा तथा कुफर का सफाया कर देगा, खलीफा को लूट की संपत्ति में भी हिस्सा देगा। खलीफा की समझ में महमूद गजनी की बात आ गई और महमूद गजनी एक गुलाम से सुल्तान बन गया। अपनी बात को सत्यासिद्ध करते हुए महमूद गजनी ने भारत पर सन 1000 से लेकर 1027 तक लगातार 17 हमले किए। सन 1158 के नाड़ लेख के अनुसार अपने नाम के पीछे देवराज की उपाधि भी बिसलदेव ने प्राप्त की। बिसलदेव पहले चौहान सम्राट थे। बिसलदेव का शिलालेख अजमेर संग्रहालय में रखा है जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया है। सम्राट बिसलदेव के साहित्य प्रेम व विद्वता के विद्वानों का आदर करने के कारण उन्हें कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि बिसलदेव के समय ही साणपुर में शाकुंभरी माता का मंदिर बना। बिसलदेव चौहान तथा पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के मध्य सन 1150 से 1192 ही दिल्ली के आसपास दादरी दनकौर के क्षेत्र में 360 गांव, बाटी गुर्जर तथा कराना के आसपास 84 चौहान गुजरों के चौहान सम्राट द्वारा जागीर देकर बसा गया है। सम्राट बिसलदेव की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र अमरगंगेय शासक बना, परंतु अमरगंगेय को बिसलदेव के भाई के पुत्र पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने हटा दिया और खुद सम्राट बन गया। सन 1169 में पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की मृत्यु हो गई। वह निसंतान थे। सन 1170 में बिजोलियां शिलालेख में चौहानों को विपर श्री वत्स गोत भूते लिखा है। यहाँ विपर का अर्थ विद्वान, वत्स का अर्थ पुत्र तथा गोत का अर्थ कुल या वंश है, जिसका अर्थ विद्वान कुल के पुत्र। ऐसा बिसलदेव चौहान के विद्वान होने के कारण लिखा गया है। 18 अगस्त सन 1178 का आवलदा नामक स्थान से सोमेश्वर चौहान का एक अंतिम शिलालेख प्राप्त हुआ है तथा 14 मार्च सन 1179
का बडलिया नामक स्थान से पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रथम शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसलिए विद्वानों का ऐसा मानना है कि पृथ्वीराज चौहान उर्फ राय पिथौरा का राज तिलक अगस्त 1178 व मार्च 1169 के समयांतराल में कभी हुआ है। सम्राट बनने के समय पृथ्वीराज चौहान की आयु लगभग 12 से 13 वर्ष की होगी। पृथ्वीराज चौहान व हरिराज चौहान की दीक्षा की व्यवस्था सरस्वती कंठावर्ण पाठशाला अजमेर में की गई। पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज चौहान 84 कला व 14 विद्याओं में पारंगत थे। धर्म शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, संगीत कला, इंद्रजाल, कविता, वाणिज्य, विनिमय तथा 6 भाषाएं संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, ऐसाची, महागवी एवं सुरसेनी के साथ अनेक देशी भाषाएं, पक्षी भाषाएं, गणित विद्या के साथ तलवार, भाला, धनुष सहित 36 प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने व धारण करने में दक्ष थे। पृथ्वीराज चौहान ने 2 वर्ष पश्चात ही अपनी माता से शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। शासन को अपने अनुरूप चलाने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने अपने मंत्रिमंडल में आमूलचूल परिवर्तन किए। प्रधानमंत्री कदम्बास के स्थान पर पंडित पद्मनाभ को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सेनापति भुवनमल के स्थान पर गुजरात के आय नागर ब्राह्मण सकंद को सेनापति बना दिया गया। सेनापति सकंद के सहयोग के लिए उदयराज कातिया गोपाल सिंह चौहान सेना नायक बनाए गए। जानक विद्यापति गोंड वासीश्वर विश्वरूप राम भट्ट और प्रताप सिंह को मंत्री बनाया गया। मंत्री जानक ने ही पृथ्वीराज विजय की रचना की है। पृथ्वीराज चौहान को अपदस्थ करने के लिए सम्राट विष्णुदेव के पुत्र तथा पृथ्वीराज चौहान के चाचा अमरगंगेय ने विद्रोह कर गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने अमरगंगेय को परास्त कर मार डाला। अमरगंगेय के छोटे भाई नागार्जुन ने भी विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के राज्य के उत्तरी भाग में मथुरा, भरतपुर, अलवर के आसपास बढ़ाना जो गुर्जर जाति का एक गोत्र है, बड़ी संख्या में रहते थे, जो एक शक्तिशाली तथा लड़ाका समुदाय के रूप में प्रसिद्ध थे। ये बढ़ानक भी नागार्जुन के सहयोगी बन गए। इस विद्रोह को दबाने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी तैयारी के साथ योजना बनाई। पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेकर जब नागार्जुन से युद्ध के लिए आगे बढ़ा तो नागार्जुन युद्ध से पहले ही भाग गया। नागार्जुन के सेनापति ने पृथ्वीराज चौहान का सामना किया, परंतु वह भी परास्त हो गया। नागार्जुन की माता, स्त्री और बच्चे तथा कुछ सैनिक पकड़ लिए गए। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजमेर लाकर सभी विद्रोहियों को मार डाला गया। विद्रोहियों के सर अजमेर के प्रमुख स्थानों पर टांग दिए गए, जिससे कोई आगे चलकर विद्रोह करने से पहले उसके परिणाम से परिचित रहे। सन 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने एक बड़ी सेना लेकर बढ़ाना पर हमला किया। बढ़ानक मुख्य रूप से मथुरा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली क्षेत्र में निवास करते थे और यह क्षेत्र उनके राजनीतिक आधिपत्य के कारण बढ़ाना देश अथवा बढ़ानक देश कहलाता था। संभवतः बढ़ानकों की बस्तियां दिल्ली के दक्षिण में फरीदाबाद जिले तक थी, जहां आज भी ये बड़ी संख्या में निवास करते हैं। फरीदाबाद जिले में बढ़ानों के 12 गांव आबाद हैं। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार जब शाकुंभरी के राजा पृथ्वीराज चौहान ने बढ़ाना देश पर आक्रमण किया तो उस समय पर इस राज्य की पूर्वी सीमा पर चंबल नदी एवं कछुआओं का ग्वालियर राज्य था। पूर्वोत्तर दिशा में इसकी सीमाएं यमुना नदी एवं गढ़वालों के कन्नौज राज्य तक थी। इसकी अन्य सीमाएं शाकुंभरी के चौहान राज्य से मिलती थी। बढ़ाना या बढ़ानक देश का एक पर्याप्त विस्तृत राज्य था। सकंद पुराण के विवरण के अनुसार बढ़ाना देश में 1,25,000 गांव थे। समकालीन चौहान राज्य में भी इतने गांव न थे। पृथ्वीराज चौहान ने बढ़ानकों की हाथी सेना को परास्त कर उत्तर की ओर धकेल दिया। समकालीन लेखक जिन पथी सूरी ने अपने ग्रंथ में इस हमले का वर्णन किया है। अपने राज्य विस्तार के लिए पृथ्वीराज चौहान ने अगला हमला महोबा के चंदेल राजा परमालदेव पर किया। चौहान राज्य की पूर्वी सीमा महोबा से मिलती थी। मध्य भारत के बुंदेलखंड, जज्जा भक्ति तथा महोबा कालिंजर का प्रसिद्ध दुर्ग तथा राजा पृथ्वीराज चौहान का ननिहाल यद्दी देश, जहाँ कलचुरी राजवंश का शासन था। चंदेलों और कलचुरी राजवंश के राज्य को मिलाकर जो क्षेत्र बनता था
वो बुंदेलखंड कहलाता था। चंदेल राजा के कन्नौज के राजा जयचंद के साथ मैत्री संबंध थे। सन 1182 के मदनपुर शिलालेख के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने जेजाभुक्ति को नष्ट कर दिया तथा चंदेल राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस हमले का सामना करने के लिए चंदेल राजा ने अपने प्रसिद्ध योद्धा अलाउद्दीन को, जो इस समय कन्नौज में थे, बुला लिया। अलाउद्दीन अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मोहब्बा आ गए। मातृभूमि और राष्ट्र का आशय उस समय उस स्थान या राज्य से होता था जिसमें वह निवास करते थे। अलाउद्दीन चंदेल राजा परमाल के सेनापति जसराज के पुत्र थे तथा अहीर जाति की उपजाति बनाफर में पैदा हुए थे। अलाउद्दीन ने मोहब्बा को बचाने के लिए भयानक युद्ध किया। जब युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना भारी पड़ने लगी तो उदल ने अपनी पगड़ी में शालिग्राम और तुलसी बांधकर अपनी सेना के साथ घोड़ों से नीचे उतरकर घमासान युद्ध किया। इस युद्ध में उदल पृथ्वीराज चौहान के योद्धा काका कन्या चौहान के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। राजा पृथ्वीराज चौहान भी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गया। उदल की मृत्यु होते ही चंदेल राजा ने अपनी हार स्वीकार कर ली। चंदेल राजा के हारने के बाद आसान नदी के पश्चिमी भाग सागर, ललकपुर, ओरछा, झांसी, सिरसवा, गढ़मुब्बा का बहुत सा भूभाग पृथ्वीराज चौहान के हाथों में आ गया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने सामंत पंजाबन राय को इस क्षेत्र का प्रांतपति बना दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान भले ही विजय हो गए, परंतु अलाउद्दीन की वीरता आज तक भी भारतीय जनमानस के मन पर छाई हुई है। वो अमर हो गए। आम जनमानस में इस युद्ध में अलाउद्दीन ही विजेता माने जाते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमाएं कन्नौज राज्य की सीमा से मिल गई थी। मोहब्बा पर विजय के पश्चात सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमाएं उत्तर में जम्मू के राजा, दक्षिण में चालुक्य शासक, उत्तर पूर्व में कन्नौज के गढ़वाल शासक तथा पश्चिम में मुस्लिम शासकों से मिल गई। इस कारण ये सब पृथ्वीराज चौहान के शत्रु बन गए थे, परंतु सबसे अधिक खतरा इनमें से चौहान साम्राज्य को होना था, तो वह पश्चिम की ओर से था। पश्चिम में गजनी में इस समय गौर वंश का शासन था। मोहम्मद गौरी भी गजनी की तरह भारत पर हमला कर अरब के खलीफाओं से प्रशंसा प्राप्त करना चाहता था। मोहम्मद गौरी महमूद गजनी के द्वारा बनाए गए अमीरों से राज्य को छीनकर अपने कब्जे में करते हुए आगे बढ़ रहा था। मोहम्मद गौरी ने गजनी द्वारा स्थापित पंजाब के अमीरों को पराजित कर सन 1179 में पेशावर, पंजाब के सियालकोट, सन 1182 में मोहम्मद गौरी ने सिंध क्षेत्र के देवल को अपने अधिकार में कर लिया। सन 1185 में लाहौर को भी अपने अधिकार में ले लिया। लाहौर पर अधिकार हो जाने के बाद पंजाब के सरिंद से मोहम्मद गौरी के राज्य की सीमाएं लग गई। सरिंद का दुर्ग पृथ्वीराज चौहान के राज्य में था। सन 1189 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के अधीन बठिंडा पर हमला कर दिया। इस हमले पर पृथ्वीराज चौहान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सन 1191 में मोहम्मद गौरी ने सरिंद के किले पर हमला कर अपने अधिकार में ले लिया। अब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने सामंत दिल्ली के राजा गोविंद राय तोमर, खंडेराव तोमर को मोहम्मद गौरी पर हमले का आदेश दिया। गोविंद राय तोमर ने थानेश्वर और करनाल के मध्य तराइन के मैदान में गौरी की सेना पर जोरदार हमला किया। इस युद्ध में गोविंद राय तोमर का मोहम्मद गौरी से आमना सामना हो गया। मोहम्मद गौरी के हमले से गोविंद राय तोमर के 2 दांत टूट गए, परंतु गोविंद राय तोमर ने मोहम्मद गौरी पर ऐसा जोरदार हमला किया कि वह बुरी तरह से घायल हो गया। मोहम्मद गौरी की सेना में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में मोहम्मद गौरी के सेना नायक किसी प्रकार घायल मोहम्मद गौरी को बचा ले गए। पृथ्वीराज चौहान ने आगे बढ़कर सरिंद के किले पर हमला कर दिया और अपने अधिकार में ले लिया तथा मोहम्मद गौरी की ओर से नियुक्त सरिंद के किलेदार काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान काजी जियाउद्दीन को पकड़कर अजमेर ले आए। हम ऊपर बता चुके हैं कि सूफी भी मुस्लिम बादशाह के साथ रहते थे। इस दौरान भी मोहम्मद गौरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती नाम के एक सूफी साथ थे। सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती वापस नहीं गया। वह फकीरों का भेष बनाकर अजमेर में ही रहने लगा। मिनाज उल सिराज, अब्दुल फजल, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तकों में मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर आने के विषय में लिखा है। उधर मोहम्मद गौरी ने
स्वस्थ होकर नए सिरे से गजनी में सेना एकत्रित करनी प्रारंभ कर दी। पूरे 1 वर्ष तक तैयारी करने के बाद मोहम्मद गौरी 1,20,000 की सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान पर हमला करने के लिए गजनी से चल दिया। सन 1192 के युद्ध से पहले पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेना के बीच अनेक छोटी बड़ी झड़पें हुई हैं। इन झड़पों के बारे में पृथ्वीराज रासों में 21 बार, अमीर काव्य में 7 बार, पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार, सुरजन चरित्र में 21 बार, प्रबंध चिंतामणि में 23 बार पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी पर विजय बताई गई है। प्रबंध कोश में 20 बार पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को परास्त कर पकड़कर छोड़ना लिखा गया है। इन ग्रंथों के प्रचार के कारण पृथ्वीराज चौहान की छवि एक बिल्कुल अनुभवहीन राजनीतिक राजा की बन गई थी। पृथ्वीराज चौहान एक सम्राट था। वह अपने दुश्मनों से निपटना जानता था। कौन सा दुश्मन उसके लिए कितना हानिकारक है वह भली भांति समझते थे। पृथ्वीराज चौहान ने अपने चाचा अमर गंगे व नागार्जुन के परिवार को भी गिरफ्तार कर जिंदा नहीं छोड़ा तो मोहम्मद गौरी को कैसे छोड़ देता। वास्तविकता यही है कि छोटी बड़ी कुछ झड़पों में पृथ्वीराज चौहान का पलड़ा भारी रहा है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास अपना दूत अजमेर भेजा और कहा कि या तो पृथ्वीराज चौहान इस्लाम स्वीकार कर ले या गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। पृथ्वीराज चौहान ने जवाब दिया कि या तो गजनी वापस लौट जाओ वरना भेंट युद्ध के मैदान में होगी। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान का उत्तर सुनकर छल करने का निर्णय लिया। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को लिख भेजा कि वह अपने बड़े भाई जो कि सुल्तान हैं से पूछ कर निर्णय लेंगे। गौरी ने कहा वह भी युद्ध नहीं चाहता। यदि मेरे बड़े भाई जो कि गजनी का सुल्तान है सहमति मिलने पर वापस चला जाएगा, परंतु पृथ्वीराज चौहान पंजाब, मुल्तान व सरिंद पर गजनी का अधिकार मान ले। पृथ्वीराज चौहान तुरंत अजमेर से एक सेना लेकर तराइन की ओर चल दिए। पृथ्वीराज चौहान की सेना का मुख्य भाग सेनापति सकंद के साथ था। वह साथ नहीं चल सका तथा पीछे रह गया। दूसरा सेनापति उदयराज भी समय से अजमेर से रवाना न हो सका। पृथ्वीराज चौहान का मंत्री सोमेश्वर, जो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पहले दंडित किया जा चुका था, चुपके से अजमेर से निकलकर मोहम्मद गौरी से जा मिला। जम्मू का हिंदू राजा भी अपनी सेना लेकर गौरी से जा मिला। तराइन के द्वितीय युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान की आयु कुल 26 वर्ष थी। पृथ्वीराज चौहान का प्रमुख सेनापति, सकंद मंत्री प्रताप सिंह एवं सोमेश्वर तीनों ही पृथ्वीराज चौहान के वफादार नहीं थे। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती भी पल पल की सूचना मोहम्मद गौरी को दे रहा था। पृथ्वीराज चौहान की अन्य सेनाएं पृथ्वीराज चौहान से कितनी दूर थी, इसकी संपूर्ण जानकारी मोहम्मद गौरी को हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली का राजा गोविंद राय तोमर अपनी सेना के साथ था। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना का खेमा सरस्वती नदी के किनारे पर लगा दिया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा देने के लिए अपनी सेना की छोटी ही टुकड़ी का एक खेमा सरस्वती नदी के दूसरे किनारे पर लगा दिया तथा सेना के मुख्य भाग को पीछे छिपा कर रखा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को सूचना भेजी कि या तो वह युद्ध करे वरना भाग जाए। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज से निवेदन किया कि उसने अपना दूत अपने बड़े भाई के पास भेजा हुआ है। वह तो सिर्फ सेनापति है, सुल्तान तो उसका बड़ा भाई ही है, इसलिए कुछ समय दें। पृथ्वीराज चौहान गौरी के द्वारा प्रयोग किए गए झांसे में आ गया। मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना के 5 भाग किए। 5 जगह 10-10 हजार घुड़सवार रखे। 4 टुकड़ियों को पृथ्वीराज चौहान की निंद्रा में पड़ी सेना पर चारों ओर से हमला करने के लिए 1 मार्च दिन रविवार सन 1192 की प्रातः काल में भेज दिया। युद्ध की यह तिथि दिल्ली के तोमर ग्रंथ के लेखक हरिहर निवास द्विवेदी ने अपनी पुस्तक में लिखी है। मोहम्मद गौरी के साथ रहे हसन निजामी ने हिजरी 581 रमजान महीने के प्रारंभ होने से पहले युद्ध का समाप्त होना लिखा है, जो 10 सितंबर सन 1192 है। अजमेर, नागौर आदि स्थानों पर अप्रैल और मई 1192 के शिलालेख लगे हैं, जिनमें तराइन के युद्ध में बलिदान हुए योद्धाओं की पत्नियों के सती होने का उल्लेख है। अतः
हरिहर निवास द्विवेदी की तिथि 1 मार्च सन 1192 बिल्कुल ठीक बैठती है। दुष्ट मोहम्मद गौरी ने अचानक हमला कर पृथ्वीराज चौहान की सेना का कत्लेआम शुरू कर दिया। हजारों सैनिक मार डाले गए। यह युद्ध नहीं था, एक भयंकर दुर्घटना थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना के ना तो रणगजों पर और चढ़े, न घोड़ों पर जीन कसी, न सैनिक कवच धारण कर घोड़ों पर सवार हो सके, न कुमकुम का तिलक लगा सके, न अपने चारणों और बाटों द्वारा अपने पूर्वजों की बहादुरी का बखान सुनकर शत्रु से दो हाथ कर सके। अचानक हुए इस हमले से पृथ्वीराज चौहान की सेना में भगदड़ मच गई। तराइन के प्रथम युद्ध के विजेता गोविंद राय तोमर ने साहस दिखाते हुए अपनी गज सेना को तैयार कर मोहम्मद गौरी की सेना का सामना किया। गोविंद राय तोमर ने अपनी सेना के दाहिने ओर की कमान पदम शाह रावल को तथा बाईं ओर की कमान भोला उर्फ भुवनेक मल के नेतृत्व में लेकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। इस संकट की घड़ी में गोविंद राय तोमर ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। उसने अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को एक हाथी पर बैठाकर भयंकर युद्ध किया। युद्ध का परिणाम अपने विरुद्ध जाता देख एक दिशा में आक्रमण कर सम्राट को युद्ध के मैदान से निकालने का रास्ता बना दिया। अब पृथ्वीराज चौहान हाथी से नीचे उतरकर घोड़े पर सवार हो गया। पृथ्वीराज चौहान की सेना को एक ओर से निकलते देख गौरी ने अपने 5वें दस्ते को उस पर हमले का आदेश दे दिया। दूसरी ओर इस घमासान युद्ध में गोविंद राय तोमर वीर गति को प्राप्त हो गए। गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान को चारों ओर से घेर लिया। इस पर पृथ्वीराज चौहान अपने को घिरा देख शत्रु पर प्राणघातक आक्रमण करने के लिए सैनिकों सहित घोड़े से नीचे उतरकर युद्ध करने लगे, परंतु तुर्की सैनिक अधिक होने के कारण निकलने का रास्ता न मिल सका। एक तुर्की सैनिक ने युद्ध कर रहे पृथ्वीराज चौहान के गले में लोहे की सिंगनी डाल दी और पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई। 17 मार्च सन 1192 को दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। मोहम्मद गौरी के अजमेर पर अधिकार हो जाने के बाद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के वेस्ट उत्तर को अजमेर का शासक नियुक्त कर दिया। मोहम्मद गौरी ने कई प्रकार के सिक्के चलवाए, जिनमें एक और पृथ्वीराज चौहान तथा दूसरा मोहम्मद गौरी का नाम अंकित था। अजमेर में ही गौरी ने अपने विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। इस प्रकार भारत के एक युग का दुखद अंत हो गया। पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक तराइन के युद्ध में अपने स्वामी की हार होते ही अजमेर को छोड़कर कश्मीर चले गए। इस कारण पृथ्वीराज चौहान पर कोई लिखित ग्रंथ नहीं था। सन 1876 में जयानक द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ मिल गया। संस्कृत भाषा में विरचित जीवनी परक ऐतिहासिक महाकाव्यों की श्रृंखला में कश्मीर निवासी महाकवि श्री जयानक द्वारा प्रणीत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य शीर्षक ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भोज पत्थर पर लिखित इस ग्रंथ की पांडुलिपि की पहली खोज डॉक्टर जी बुल्लर द्वारा सन 1876 में की गई। जब वे संस्कृत की प्राचीन पांडुलिपियों का पता लगाने के लिए कश्मीर गए थे, उन्होंने तत्संबंध संपूर्ण सामग्री डेक्कन कॉलेज पुन्ना को सुपुर्द कर दी, जिनका विवरण उस कॉलेज की सन 1876 की 150वीं संख्या पर उल्लेखित है। डॉक्टर बुल्लर ने अपनी शोध यात्रा का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय इस बात पर हार्दिक दुख प्रकट किया है कि संस्कृत के अमर ग्रंथों की पांडुलिपियों की वर्तमान दुर्दशा निसंदेह हमारे लिए दुर्भाग्य की सूचक है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हिंद।